Good evening, children. So, before this lesson, yesterday we completed Shanti ki Raah mein. Lesson name. Remember the lesson name because of known passage. They will ask the above paragraph taken which lesson. So, lesson name is very important and main point. शांति की राह में दो व्यक्तियों के बारे में हमें जानकारी कर लिया। एक व्यक्ति है नेल्सन मंडेला और एक है मदर टेरेसा। तो ये दोनों ने शांति के पथ पर चलकर अपनी जीवन का लक्ष्य का सफल कर चुका है। और इसमें नेल्सन मंडेला ने क्या है, उन्होंने शांति के मार्ग में यानी रंग भेद विरोध करने के लिए और क्या है शांति के मार्ग में चला है। और मदर टेरेसा ने सेवा के मार्ग में अनाथों, गरीबों और रोगग्रस्तियों को और इन लोगों को सेवा करने में निमग्न हो गए। ये दोनों महान व्यक्तियों ने शांति के पथ पर आगे बढ़ा। आज हम और एक कविता पाठ है कण कण का अधिकारी। कण मीन्स कण का अर्थ होता है एक पाठ के, कण का अर्थ होता है पाठ के। अधिकारी मीन्स अधिकारी का अर्थ होता है those who have rights. So एक कण कण का अधिकारी कौन है? पाठ है, कविता पाठ है कण कण का अधिकारी, ये कविता पाठ। इसका कविता का कवि रामधारी सिंह दिनकर। इनका जीवन 1908 में और इनका मृत्यु यानी निधन 1974 में हुआ। देखिए आज एक पहले देखिए उन्मुखीकरण में दिया है एक छोटा सा वाक्य। सूत काटते गांधी जी कपड़ा बुनते थे, चुनते अनाज के कंकर चक्की पीसते थे, ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान का श्रम। देखिए इस कविता में गांधी जी ने क्या क्या करते थे आश्रम में बैठकर उसके बारे में दिया है और अंत में श्रम का महत्व बताया है। देखिए गांधी जी भी अपने कार्यों से श्रम का महत्व बताया। सूत काटते गांधी जी, सूत काटते गांधी जी నూలు వడికేవాడు। ఇక్కడ ఆశ్రమంలో ఖాళీగా ఉన్నాడు। నూలు వడికేవాడు, కపడా బుంతేతే బట్టలు నేసేవాడు, చుంతే అనాజ్ కే కంకర్ బియ్యంలో రాళ్ళను ఏరేవాడు, చెక్కి పీస్తేతే మర పట్టేవాడు, పిండి మర పట్టేవాడు। చెక్కి का अर्थ होता है ग्राइंडिंग स्टोन, तो पीसते मर पट्टे। ऐसा था उनका आश्रम, अला ఉండేవాడు ఆశ్రమంలో ఉన్నాడు। उनका आश्रम कहाँ है? पोरबंदर साबरमती आश्रम। उसमें क्या है, खाली नहीं बैठते थे गांधी जी, जब समय मिलता तो सूत काटते नूल वड़केवाడు और कपड़ा बुनते थे। कपड़ा అంటే క్లాత్, बुన్న అంటే వీవింగ్। సో ఏంటిది బట్టలను నేసేవాడు। చుంతే के अनाज के कंकर, कंकर का अर्थ होता है स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स, कंकर राళ్ళు అంటే चुनते, चुनना అంటే एरवेड़। चक्की पीसते थे यानी मर पट्टेवाడు, పిండి मर पट्टेवाడు। ऐसा था उनका आश्रम, అలా ఉండేవాడు ఆశ్రమంలో। गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम, गांधी जी की శ్రమ అనేది హార్డ్ వర్క్ అనేది మెహనత్ అనేది ఒక పూజతో సమానం। इट्स सीइंग एज ए वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। हेलो गांधी जी। देखिए प्रश्न दिया है गांधी जी क्या क्या करते थे। गांधी जी क्या क्या करते थे? इवेंट जैसे वर्ड गांधी जी करते थे सूत काटते, खाली समय मिलते, कपड़ा बुनते थे और अनाज में क्या है चुनते हैं कंकर, और क्या करता है चक्की पीसते। गांधी जी ये काम करते थे जब उन्होंने आश्रम में है। तो गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? अकॉर्डिंग टू द गांधी जी which one is worshipable? సో ఏది పూజతో సమానం? గాంధీజీని అనుసరించి ఏది శ్రమ, मेहनत, हार्ड वर्क यानी वर्क। तो काम गांधी जी के लिए एक पूजनीय
देखिए इधर श्रम का महत्व बताया है। उद्देश्य देखिए यह पाठ का छात्रों के सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा देते हुए समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मन में काव्य या के सृजन करना, लिखने की पोएम्स लिखने के लिए उनको सृजन करना, चेतना करना और सामाजिक के समाज में किस प्रकार रहना है उसको चेतना करना। और ये सभी कविता का मुख्य उद्देश्य है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन। इसमें श्रम का महत्व बताया गया है। इसमें इस पाठ में श्रम का महत्व यानी मेहनत का महत्व, श्रम का महत्व बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ द हार्ड वर्क। उसके बारे में बताया है। इसमें श्रम का महत्व बताया गया है। मेहनत ही सफलता का कुंजी है, वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन। मेहनत ही सफलता का कुंजी है। कुंजी मीन्स की। सफलता यानी सक्सेस के लिए क्या है, मेहनत करना है, वही एक कुंजी के समान है, इज इक्वल टू की। सक्सेस की रियली हार्ड वर्क इज की टू द सक्सेस। कुंजी का अर्थ होता है की। चाबी इज नॉट a Hindi word, it is Urdu word चाबी। कुंजी के मेहनत ही सफलता का कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। जो मेहनत करता है वो कभी नहीं हारना। ये कभी नहीं हारता। एक बार पहले बार हारते हैं मगर दूसरे बार जरूर सफल होता है, क्योंकि उन्होंने उसका कोशिश कर रहा है, सफलता होने के लिए कोशिश कर रहा है। मगर एक दिन कंपलसरी क्या है, एक दिन उन्होंने सफल जरूर होता है। वह हमेशा सफल होता है क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। काल्पनिक जगत मीन्स imaginary world. We have some dream getting 10 by 10, that is imaginary. When you will get imagination in your mind, क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए to get that one you will do some work. क्या है, काल्पनिक जगत को साकार रूप देने का क्या है, श्रम ही है। కాల్పనిక జగత్ మీన్స్ ఊహాతీతమైన నీ ఊహల్ని, నీ డ్రీమ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలి, శ్రమ అనేది చేయాలి। కాబట్టి డూ ద हार्ड वर्क। इसलिए श्रम करने वाला की कन का अधिकारी है। जो श्रम करता है उसमें वो सफलता प्राप्त होता है। और सफलता क्या है, उसका हर एक खन में अधिकारी कौन होता है, मेहनत करने वाला कन का अधिकारी होता है। जो उन्होंने प्राप्त हुआ है, जो उसको प्राप्त हुआ है, whatever he get, in that every particle, he is the owner of that every particle। कन का अधिकारी। आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया आपने मेहनत करके कमाया है, you are earned some rupees, in that every particle, in that 10 rupees every particle is yours, when you do the hard work। क्या है, सफलता करने वाला व्यक्ति ही कन का अधिकारी है। इसलिए इस लेसन का नाम कन का अधिकारी रखा है। देखिए इस कविता पाठ है और कवि परिचय डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, रिमेंबर दिस वन, पाठ का नाम और कवि का नाम। डेफिनेटली दी नॉन पैसेज కింద అడగవచ్చు। Definitely you will ask the board examination, maybe asked as a known poem. Unknown poem will come out of your syllabus, some other books. Known poem will ask from the textbook only. You have to remember the lesson name and the same time writer name. कवि का नाम भी लिखना, remember रखना। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी में प्रसिद्ध कवियों में एक है। इज वन ऑफ द famous poet in Hindi literature. He is also one of the famous poet in Hindi literature. उनका जन्म सन 1908 में मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में हुआ। 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ है और इनकी मृत्यु 1974 में हुआ है। 1974 मद्रास में हुआ है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का यही एक जीवन काल है। इन्हें हिंदी की राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उनका और एक उपाधि है राष्ट्र कवि, वेरी इंपॉर्टेंट।
हिंदी की जगत में इसको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। हिंदी की जगत में इसको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। He got the ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है? लिटरेचर फील्ड में सो अत्युन्नत पुरस्कार, लिटरेचर फील्ड में देने वाले अत्युन्नत पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इन्होंने एक रचना किया है, कृति लिखा है, कविता काव्य लिखा है, उसका नाम है उर्वशी। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पुरस्कार मीन्स अवार्ड। सो हिंदी साहित्य में देने वाले अत्युन्नत पुरस्कार है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको एक रचना के लिए इनको एक रचना किया है, वो रचना है उर्वशी। उर्वशी कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनकी और कुछ रचनाएं दिया है, और कुछ रचनाएं, सम बुक्स रिटन बाय हिम। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचना एकवचन, रचनाएं बहुवचन। सो इनकी प्रमुख रचनाएं, देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं कम से कम 4 you have to remember it. So when they will ask the कवि परिचय कंपलसरी एक बोर्ड एग्जाम में आएगा, और कवि परिचय में कम से कम 5 पॉइंट्स लिखना है। सो क्या है? उनकी रचनाएं जरूर लिखना है। इनकी प्रमुख रचनाएं है, देखिए हम अभी विषय प्रवेश में जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियां कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई है। देखिए कुरुक्षेत्र प्रस्तुत कविता एक काव्य से लिया गया है। इस काव्य का नाम है कुरुक्षेत्र। इस कविता इस काव्य से लिया गया है। ये पाठ कनकन का अधिकारी, ये कनकन का अधिकारी कविता कुरुक्षेत्र काव्य से लिया गया है। इनकी प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र है, उनमें से ये कविता लिया गया, पाठ लिया गया है। इसको देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, प्रस्तुत कविता किस काव्य से लिया गया है? प्रस्तुत कविता क्या है? कनकन का अधिकारी। किस काव्य से लिया गया है? कुरुक्षेत्र काव्य से लिया गया है। प्रस्तुत कविता किस पाठ से लिया गया है? बोर्ड एग्जाम में अड़ुताడు. So known passage, known poem కింద క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ప్రస్తుత కవిత పద్యము ఏ పాఠంలో నుంచి తీసుకోబడింది? ఏ ప్రస్తుత పాఠము ఏ కావ్యంలో నుంచి తీసుకోబడింది? ఏ పాఠంలో నుంచి తీసుకోబడింది? See the difference between. So don't confuse. प्रस्तुत कविता पाठ कुरुक्षेत्र काव्य से लिया गया है। प्रस्तुत कविता पाठ कुरुक्षेत्र काव्य से लिया गया है। सो किंद अड़ुताడు, ऊपर दिए गए कविता किस पाठ से लिया गया है? ऊपर दिए गए कविता कनकन के अधिकारी कविता पाठ से लिया गया है। देखिए रिमेंबर, देखिए कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गए है। महाभारत युद्ध से हुआ विनाश देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुई। युधिष्ठिर मीन्स धर्मराज, पांडवों में अग्रज युधिष्ठिर, इसको कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं। युद्ध में स्थिर रहता है, इसलिए उनको युधिष्ठिर कहा गया है। सो युद्ध में स्थिर रहने वाला है, यानी उन्होंने शत्रु सेना को देखकर नहीं भागते हैं, उन्होंने वहां ही अचल यानी अचल से रहता है, इसलिए उनको युधिष्ठिर भी कहा जाता है। युधिष्ठिर का अर्थ है युद्ध में स्थिर रहता है, యుద్ధంలో స్థిరంగా ఉంటాడు, పారిపోడు చూసి శత్రు సైన్యాన్ని, అందుకోసం అతన్ని युधिष्ठिर అన్నారు। युधिष्ठिर का और एक नाम धर्मराज। धर्मराज क्या है? ये कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म होता है, पांडव और कौरवों से युद्ध समाप्त होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाते हैं, इसको देखकर बहुत दुखी होते हैं। कौन? युधिष्ठिर। दुखी होकर भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जाकर मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मैं कुछ वन में जाना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने अपना क्या है इच्छा प्रकट करते हैं। సో యుధిష్ఠిర్ అనేవాడు ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత తన మనసు చాలా బాధపడుతుంది, ఎంతో మందిని కోల్పోయానని చెప్పేసి భీష్మ పితాకే పాస్ जाता है। जाकर ఏమని చెప్తాడు? నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ కింగ్డమ్, ఐ వాంట్ టు గో ఫారెస్ట్, నేను అడవులకు వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పేసి అంటాడు। అప్పుడు యుధిష్ఠిరునికి హితబోధ చేస్తాడు। ఆ హితబోధ చేసిందే మనకు పోయం రూపంలో ఇచ్చాడు। ఎవరు హితబోధ చేశారు?
भीष्म, भीष्म को पितामह कहते हैं। पितामह का अर्थ है दादाजी। ग्रैंडफादर, पितामह का और एक समानार्थक शब्द दादाजी। देखिए, हाँ, बहुत दुखी होते हैं, उन्हें राज का त्याग कर, सैक्रिफाइस, राज्याన్ని सैक्रिफाइस చేసి అడవిలోకి వెళ్ళిపోవాలని చెప్తాడు ఎవరికి, భీష్ముడికి। सो निर्णय लिया है। तब शरशैया पर लेटे पितामह भीष्म ने उनको राजधर्म का उपदेश दिया। शरशैया, शरव से बना हुआ शैया అంటే బాణములతో చేయబడినటువంటి, సో కాట్, శయ్య, శయ్య అంటే మంచం, దాని మీద పడుకొని ఉన్నటువంటి భీష్ముడు అతనికి उपदेशाన్ని చేస్తాడు। सो राज धर्म का, तुम्हारा धर्म क्या है, हे धर्मराज तुम्हारा धर्म क्या है, मैं हितोपदेश देता हूँ। ऐसा देकर उन्होंने इस काव्य के रूप में धर्मराज को क्या है, उपदेश दिया है। क्या है, एक बात देखिए, एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से। नर समाज का बाकी एक है वह श्रम, वह भुजबल है जिसके सम कुछ की हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के जल से, भाग्यवाद के जल से। जो कुछ नस्तु प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। धर्मराज उस कण कण के अधिकारी जन जन है। उस प्रकार उन्होंने उपदेश करता है, किसको, धर्मराज को, युधिष्ठिर को। कौन, भीष्म ने। क्यों भीष्म ने उपदेश किया है, क्योंकि धर्मराज क्या है, राज्य को छोड़कर वन जाना चाहता है। तुम ऐसे व्यक्ति, इन लोगों को छोड़कर वन में जाना नहीं, तुम वन में जाओ, నువ్వు వీళ్ళని వదిలేసి, ప్రజల్ని వదిలేసి నువ్వు అడవులకు కాదు వెళ్ళాల్సింది, అంతఃపురానికి వెళ్ళాలి, ప్యాలెస్ కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఈ విధంగా హితోపదేశం చేస్తూ, అందులో श्रमिंचे वाడిని ఏ విధంగా చూసుకోవాలి, श्रम का महत्व बताया, श्रम करने वालों को किस प्रकार हमें सम्मान करना है, इस कविता के पाठ में बताया है। मनुष्य, देखिए एक बार अर्थ देखते हैं हम। सो कुछ शब्दों का अर्थ, मनुष्य यानी मनुष्य, नर, मानव। संचित करना, संचित, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना यानी टू कलेक्ट। मनुष्य, मानव, मैन, ह्यूमन बीइंग्स, लाइक दैट इट विल कम। सो अर्ध, वेल्थ, अर्ध धन, अर्ध का अर्थ होता है धन यानी वेल्थ। सो पाप के बल से और भोगना मीन्स एक्सपीरियंस, दूसरों का भाग्यवाद के चल। भाग्यवाद मीन्स भाग्य पर भरोसे करने वाला। फैटलिस्ट अंटार इंग्लिश लो, इट इज कॉल्ड ए फैटलिस्ट। और छल, छल का अर्थ होता है छल, very important word, धोखा।
వెన్నుపోటు, इट्स कॉल्ड एज तेलुगु వెన్నుపోటు, बैक हिटिंग। सो धोखा चल, देखिए पहला चरण में स्टैंजा में देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, knowing of every word meaning is very important, knowing of meaning of every stanza is very important। लाइन, हर एक लाइन का क्या है उसका अर्थ मालूम होना वेरी मुख्य है। एक मनुष्य संचित करता है, देखिए रामदास सिंह भीष्म ने कहता है युधिष्ठिर से, एक मनुष्य ने धन को इकट्ठा करता है, कैसे? पाप के बल से। पाप मीन्स सिन, पाप అంటే తప్పుడు, వక్ర మార్గము, इलीगल। सो पाप करके क्या है, कुछ धन कमाते हैं। देखिए हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट ने वीआरओ वो कैटेगरी को पूरे निकाल दिया, क्यों? उन लोगों ने क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने अधिकार, जो वीआरओ के अधिकार रहता है, उन लोग वहां उसके द्वारा उन लोगों ने पैसे कमाए, इट्स कॉल्ड करप्शन। बहुत करप्शन कर रहे हैं, उनके जो अधिकार है, उन लोगों को जो जो अधिकार हक है उसके द्वारा उन लोगों ने बहुत पैसे कमा रहा है, इट्स कॉल्ड करप्शन। करप्शन कर रहे हैं, इसलिए उसको पूरा निकाल दिया है। इस लोग क्या है, अपने अधिकार और हक प्रजा के क्या है उपयोग करना है, प्रजा के श्रेय के लिए उपयोग करना है, मगर अपने श्रेय के लिए उपयोग कर रहा है। दे आर यूजिंग देयर पावर्स एंड एवरीथिंग राइट्स फॉर डेवलपिंग देमसेल्व्स, नॉट फॉर द पीपल, ऐसा नो। सो इसलिए उन लोगों को वीआरओ को व्यवस्था को पूरा क्या किया है, निर्मूलन कर दिया, मिटाया है उसको। क्या है, इसलिए कुछ लोग अर्थ को यानी धन को कैसे कमाते हैं, पाप करके, पाप के बल से। बल मीन्स पावर, बल का अर्थ होता है ताकत, उसके बल पावर। सो उससे उन लोगों ने पाप करके धन अर्जन करता है और भोगता उसे दूसरा। कुछ लोग कुछ नहीं काम करता है, क्या है, दूसरों के धन जो है उन लोगों को लेकर उसे भोगता है, क्या है, उसको अपने स्वीकार करते हैं, कुछ काम नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करता, मेहनत करता नहीं, कुछ नहीं करता, उसको क्या है अपना बाकी समझकर भोगता है। बिना मेहनत करके वो धन आया है, वो क्या है, कैसे समझते हैं, भाग्य समझते हैं। कुछ लोग ऐसा क्या है, बिना काम करके धन को अर्जन करता है, वो समझते हैं भाग्यवान, वो मेरा लक है, ऐसा समझते हैं। ये भी एक प्रकार का छल है, ये धोखा है। सो इस प्रकार करना धोखा है, ये धोखा है। अर्थ भाग्यवाद के छल से, छल का अर्थ होता है धोखा, भाग्यवाद। సో భాగ్యవాద్ क्या है, అదృష్టవంతుడిగా భావించి ఇతరుల సొమ్మును అనుభవిస్తూ అదృష్టవంతుడిగా భావిస్తూ ఉంటాడు, ఇది కూడా మోసమే। సో నर समाज का भाग्य है, नरों का समाज, नर मीन्स मानव, समाज मीन्स सोसाइटी। नर समाज का भाग्य क्या है, సో व्हाट इज द लक ऑफ पीपल, అంటే ప్రజలకు ఉన్నటువంటి అదృష్టం ఏంటి, దేన్ని అదృష్టంగా భావించాలి? సో కొంతమంది తప్పుడు మార్గంలో డబ్బు సంపాదించడం అదృష్టంగా భావించాలి, కొంత కష్టపడకుండా వచ్చిన దాన్ని అదృష్టంగా భావించాలా? లేదు। కవి ఏం చెప్తున్నాడంటే నర్ సమాజక భాగ్యం, భాగ్యం మీన్స్ లక్, మన అదృష్టం ఒకటే, ఏంటి, వహ శ్రమ వహ భుజబల్। శ్రమ్ హార్డ్ వర్క్, అది శ్రమ మరియు భుజబల్ यानी యువర్ పవర్, भुजों का बल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, भुजबल मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ। श्रम उसको करने के लिए हमारे पास जो है वो भुजबल यानी फिजिकल स्ट्रेंथ। హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి ఏంటిది, శారీరక దృఢత్వం ఉంది కదా, అదే మనం అదృష్టంగా భావించాలి। శ్రమ మరియు శారీరక బలం, దృఢత్వం, ఇవి రెండింటినే మనం అదృష్టంగా భావించాలి। సో తప్పుడు మార్గంలో డబ్బు సంపాదించడం కాదు అదృష్టంగా భావించరాదు, కష్టపడకుండా డబ్బును అనుభవించడం అది కూడా అదృష్టంగా కాదట। అదృష్టం అనేది ఏంటిదట, నర్ సమాజ్ కా భాగ్య है वह श्रम वह भुजबल है। एग्जाम्पल अड़ताడు, नर समाज का भाग्य क्या है, श्रम और भुजबल। एक व्यक्ति ने अर्थ कैसे कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, पाप के बल से। अर्थ
पाप के बल से, अर्ध అంటే డబ్బు, पाप के बल से। दूसरा भाग्यवाद का चल क्या है? क्वेश्चन, भाग्यवाद का चल क्या है? दूसरों का धन भोगना ही भाग्यवाद का चल है। కష్టపడకుండా ఇతరుల సొమ్మును అనుభవించేవాడే भाग्यवाद, वही चल है। सो चल का अर्थ होता है धोखा। वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, श्रम भुजबल, श्रम करना। तो श्रम करने के लिए हमारे पास जो ताकत है वही हमारा भाग्य है। दोनों को भाग्य समझते हैं कवि। जिसने सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल, देखिए जिसके सम्मुख जो श्रम करता है उसको सामने पूरा ये भूमि, आकाश और पाताल, अंडरग्राउंड, पाताल, थल मीन्स अंडरग्राउंड। नभ, नभ का अर्थ होता है स्काई, नभ का अर्थ होता है स्काई। जिसके सम्मुख, सम्मुख मीन्स इन फ्रंट ऑफ, जिसके सम्मुख जो श्रम करता है, जो श्रम करता है उसको सम्मुख, उनके सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम, those who work the hard work, उसके सामने पूरी दुनिया झुकी जाती है। झुकी मीन्स बेंड, झुकी मीन्स बेंड। सो क्या है, पूरी दुनिया अपने हाथ में रखता है, वश हो जाती है। जो श्रम करता है पूरे विश्व को अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि उसको बहुत सम्मान करते हैं। श्रम करने वालों को सम्मान करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है। इन्हें क्या बताना चाहते हैं? पृथ्वी और नभ, नभ मीन्स आकाश, पृथ्वी मीन्स भूमि, तल मीन्स अंडरग्राउंड, पाताल, ये सब उनके सामने झुक जाती है। किसके सामने? जो श्रम करता है। श्रम करने वालों के सामने पूरा विश्व उनको झुकी जाती है। नभ, नभ का अर्थ होता है स्काई, गगन, आसमान, अंबर, ये सभी पर्याय शब्द है। और झुकी, सम्मुख, सम्मुख मीन्स इन फ्रंट ऑफ, झुकी जाती है। विनीत नभि, नभ तल, వినీత్, వినీత్ అంటే వినమ్రంగా, obedient గా అతని ముందు ఎలా ఉంటాయి? బెండ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు। ఎవరి ముందు? जो श्रम करता है, जो मेहनत करने वाले व्यक्ति के सामने पूरी नभ, तल, तल मीन्स पाताल, अंडरग्राउंड, गगन, स्काई, सो पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुंधरा, अवनी, ये पूरा पर्याय शब्द है भूमि के लिए। पृथ्वी, नभ, तल, सब किसके सामने झुकी जाती है? मेहनत करने वालों के सामने। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दे। श्रम जल यानी पसीना, श्रम द्वारा వచ్చినటువంటి जलम क्या है? वो स्वेट। सो जो पसीना देते हैं उसको पीछे मत रह जाने दो, पीछे मत रह जाने दो। वाणी వెనకబడనివ్వకండి, स्टैंडिंग बैक साइड ऑफ अस, नो, उसको सम्मान करो, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो, उन्होंने उन्नत पाने के लिए सहायता करो, वही मुख्य उद्देश्य। उनको उन्नत क्या है? उन्नत पाने का सहायता दे दो, सुख दे दो, उसको आनंद दे दो। जब उन्होंने जो श्रम करता है उसको मुंह में थोड़ा हंसी दे दो। जब उन्होंने हंसी होते हैं, जब को समान काम के लिए समान पैसे मिलते, तो तब क्या है? जो श्रम करने वाले उसके मुंह में थोड़ा हंसी आता है, ऐसा। नेक्स्ट, विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दे। विजीत, विजीत అంటే जीता हुआ, जीता हुआ, उन्होंने प्रकृति हुए, प्रकृति में जीता हुआ वो व्यक्ति को सुख पाने दे। సో కష్టపడి పనిచేసే వాడికి కొద్దిగా సుఖపడే అవకాశం ఇవ్వు అంటున్నాడు ఎవరు? భీష్ముడు ఎవరితోటి? యుధిష్ఠిరుడితోటి, ధర్మరాజుతోటి। సో जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। तो धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। जो कुछ न्यस्त, न्यस्त वेरी इंपॉर्टेंट, रखा हुआ, जो कुछ प्रकृति में जो रखा हुआ है, प्रकृति में जो संपदा है, ये पर्वत, पानी, झील और एक खनिज, ये सब जो प्रकृति में जो क्या है संपदा है, वह मनुष्य मात्र का धन है। मनुष्य मीन्स मनुष्य। प्रकृति में जो भी संपदा है वो केवल मनुष्य का है, जनता का धन है।
वो लोगों का धन है, तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं धर्मराज, वो लोगों का धन है। प्रकृति में जो संपदा है, प्रकृति मीन्स नेचर, सो प्रकृति में जो संपदा है वो उस धन का, प्रकृति का अधिकारी कौन है? प्रकृति में जो संपदा है वो किसका है? लोगों का है, जनता का है, वो प्रजा का है, हमारा नहीं धर्मराज, तुम्हारा नहीं, वो प्रजा का है। सो धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। अंत में कहता है धर्मराज हर एक प्रकृति में जो हर एक पार्टिकल तो अधिकारी कौन है? जन है, लोग है, हम नहीं, तुम नहीं। देखिए इधर श्रम का बारे, श्रम करने वालों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना, श्रम का महत्व बताया। श्रम का महत्व क्या है? श्रम करना भाग्य समझना है, श्रम के लिए हमको ताकत है, उसके द्वारा हम श्रम करना है, ये दोनों को हम भाग्य समझना है। पाप करके धन नहीं कमाना, दूसरों का धन नहीं भोगना, और श्रम करके ही हम अपने क्या है धन प्राप्त करना। सो इस कविता के देखिए नीचे छोटे प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न, भाग्यवाद का छल क्या है? दूसरों का धन भोगना ही भाग्यवाद का छल है। छल मीन्स धोखा। सो भाग्यवाद का छल क्या है? दूसरों का धन भोगना, వాడి యొక్క మోసం ఏంటిది? ఇతరుల డబ్బును అనుభవించడం, కష్టపడకుండా వచ్చిన ధనాన్ని అనుభవించడం, వాడి యొక్క మోసం। नेक्स्ट, नर समाज का भाग्य क्या है? अभी बताया नर समाज का भाग्य क्या है? श्रम और भुजबल। नर समाज का भाग्य श्रम और भुजबल। श्रम मीन्स मेहनत और भुजबल मीन्स हमारा स्ट्रेंथ। श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं? देखिए श्रमिक जो श्रम करता है उसको श्रमिक कहते हैं। श्रम करने वाले व्यक्ति के कौन कौन झुके रहते हैं? अभी बताया मैं, पृथ्वी, नभ, थल। पृथ्वी, नभ, थल। थल मीन्स अंडरग्राउंड, थल। ये तीनों, ये तीन उसके सामने झुक जाते हैं। और श्रम जल किसने दिया? पसीना कौन देता है? श्रम जल, स्वेदम చెమట, स्वेट ఎవరిస్తారు? श्रमिक। सिंपल, श्रमिक ने श्रम जल दिया है, श्रमिक ने श्रम जल दिया है। मनुष्य का धन क्या है? अभी बताएंगे। मनुष्य का धन क्या है? प्रकृति में जो नष्ट है मनुष्य का धन है। मनुष्य का भाग्य क्या है? श्रम और भुजबल। मनुष्य का धन क्या है? इधर प्रश्न देखिए, कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज। मनुष्य का धन क्या है? प्रकृति में जो संपदा है, प्रकृति में जो नष्ट है वो मनुष्य मात्र का धन है। अंतिम चरण में है, अंतिम स्टांजा में है उसका आंसर। पहला लाइन, प्रकृति में जो है वो मनुष्य मात्र का धन है। मनुष्य मात्र का धन है, मनुष्य का धन है। प्रकृति में जो संपदा है ना वो किसका है? मनुष्य का है। मनुष्य का कण कण का अधिकारी कौन है? कण कण का अधिकारी जन है, लोग है, जनता है, यही है। और देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार पूछते हैं। कभी मेहनत करने वालों को सदा आगे रखने के लिए क्यों कहा? सदा आगे रखने के लिए क्यों कहा है? कभी मेहनत करने वालों को सदा आगे रखने के लिए क्यों कहा है? उसको सुख पाने का अधिकार क्यों कहा है? उसको वंचित नहीं क्यों करना है? ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हमारी इच्छाओं का पूरा करना है। काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला व्यक्ति श्रमिक है। अपना पसीना उन्होंने क्या है, अपना पसीनों से क्या है मेहनत करके हमारी इच्छाएं पूरा करते हैं, है ना। देखिए इस पार्ट में है ये सभी हमें जरूरत है। अगर देखिए लॉकडाउन होते ही पहले जन इसको और भागा है किराना शॉप्स, వెజిటబుల్ మార్కెట్స్। లాక్డౌన్ స్టార్ట్ కాగానే మనుషులందరూ ఎటు పరిగెత్తారు? కిరాణా షాప్, మార్కెట్స్, వెజిటబుల్ మార్కెట్స్। సో దే नीड, बिकॉज ऑफ वो जरूरी है। टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर इसकी और नहीं भागा है लोग, वाट वेंट को परिगెత్తలేదు। किसके लिए भागा है? खाना के लिए भागा। सो देखिए ये सभी करके, ये सभी मेहनत करके हमारे लिए कुछ देते हैं खाने के लिए, और हम सुख रहने के लिए ये सभी हमें सहायता करता है। इन लोगों को हमें थोड़ा सम्मान करना चाहिए। इनकी उन्नति है तो देश की उन्नति। श्रम करने वाले व्यक्ति उन्नति हुए तो, अगर इसकी उन्नति हुए तो देश उन्नति होगी। सो काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला व्यक्ति श्रमिक है।
కాల్పనిక జగత్కు ఊహల ప్రపంచాన్ని నిజం చేసేవాడు శ్రమికుడు. వీరు 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 ఉన్నతే देश होना है सर. सो श्रम करने वालों को सदा आगे रखने के लिए क्यों कहा है? काल्पनिक जगत को साकार रूप देते हैं. और मेहनत करने वाला व्यक्ति श्रमिकों की उन्नति ही देश की उन्नति है. श्रमिकों की उन्नति ही देश की उन्नति है. सुखमय जीवन का आधार श्रम है. సుఖమైనటువంటి జీవితానికి ఆధారము శ్రమ. सर नो यस. देखिए भाग्य और कर्म में से मैं कर्म को ही श्रेष्ठ मानता हूँ. कर्म को ही श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि भाग्य पर भरोसे बैठने से हमारी क्या है इच्छा पूरा नहीं होती. उसके लिए श्रम करना पड़ता है. केवल अदृष्टा नम्मुकुंटे మనం सक्सेस उसके लिए श्रम करना पड़ता है. देखिए कवि ने किस प्रकार बताया है, श्रम का महत्व बताया है और श्रम करने से करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार हमें सम्मान करना चाहिए कविता के माध्यम से हमें बताया. देखिए श्रम का महत्व विषय पर निबंध लिखिए. बोर्ड एग्जाम में आता है श्रम का महत्व पर निबंध लिखिए. देखिए इसमें पाठ में पहले उद्देश्य में दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट. श्रम करने वाला श्रम देखिए मेहनत ही सफलता का कुंजी है. मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता है. काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला व्यक्ति श्रमिक है. सुखमय जीवन का आधार श्रम है. इस प्रकार हम क्या है श्रम पर एक छोटा सा निबंध लिख सकते हैं. देखिए नेक्स्ट देखिए भाषा की बात में देखिए तो भाषा की बात देखिए एक बार भाषा की बात में पर्याय शब्द लिखिए. पहले क्या दिया है? फर्स्ट वन जन. जन का अर्थ होता है लोग. पृथ्वी का अर्थ होता है भूमि. धन का अर्थ होता है संपदा. और विलोम शब्द देखिए सेकंड वन पाप पुण्य. विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे शब्द. विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं. और सुख दुख भाग्य दुर्भाग्य अभाग्य. सो जन जन कण कण पुनरुक्ति शब्द. देखिए जन जन एक शब्द दूसरे बार भी रिपीट होते हैं. उस प्रकार शब्दों को पुनरुक्तिक शब्द. पुनर मीन्स रिपीटेड अगेन. पुनरुक्तिक शब्द रिपीटेड वर्ड्स. सो इसमें एक बोर्ड एग्जाम में वाक्य देते हैं. वाक्य देकर इसमें क्या है पुनरुक्तिक शब्द पहचानिए. देखते देखते ही क्या है रात हो गई. देखते देखते ही कुछ ही दिनों में पेड़ बड़ा हो गए. देखते देखते ही वो पुनरुक्तिक शब्द. చూడగానే ఆ చెట్టు కొన్ని రోజులలో పెరిగిపోయింది. देखते देखते ही अमर बड़ा हो गया. చూడగానే अमर పెద్దవాడైపోయాడు. सो जाते जाते गिर गया. వెళ్తూ వెళ్తూ పడిపోయాడు. जाते जाते ये भी पुनरुक्तिक शब्द है. हंसते हंसते नीचे गिर गया. नवतू नवतू किंद पड़ गया. हंसते हंसते ये भी पुनरुक्तिक शब्द. इसको कहते हैं पुनरुक्तिक शब्द. दैट वर्ड रिपीटेड डबल टाइम. सो उसको कहते हैं पुनरुक्तिक शब्द. ये भी पार्ट बी में पूछा जा सकता है. मजदूर मेहनत करता है. वचन बदलो. वचन मीन्स एक वचन बहुवचन. एक वचन मीन्स सिंगुलर. बहुवचन मीन्स प्लूरल. मजदूर एक वचन में है. मजदूर मेहनत करते हैं. देखिए एक वचन में है पुल्लिंग में है इस वाक्य क्योंकि करता है. मेहनत मीन्स हार्ड वर्क. सो मजदूर का बहुवचन भी मजदूर है. मेहनत ही. करता एक वचन है. करते हैं बहुवचन. ये एक वचन का रूप है. ये बहुवचन का रूप है. ये वाक्य का बहुवचन रूप एक है. नेक्स्ट मनुष्य मजदूर भाववाचक संज्ञा. मनुष्य मनुष्यता ह्यूमैनिटी. मजदूर मजदूर मजदूरी मजदूरी मजदूर मजदूरी ये भाववाचक संज्ञा है.
मजदूरी का काम करते हैं। सो उसको देखा नहीं जाता है, उसको जस्ट क्या है फील होते हैं, भावना करते हैं, उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। मनुष्य मनुष्यता, ह्यूमैनिटी। मजदूर मजदूरी, ये भाववाचक शब्द। मनुष्य मनुष्य, मधुर मधुरता, लड़का लड़कपन, सो बच्चा बचपन। सो ये भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा मनुष्यता, मजदूर मजदूरी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। तो नेक्स्ट, सूचना पढ़े उसके अनुसार कीजिए। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि, संधि विच्छेदन, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस यदि प्लस अपि, यद्यपि, परि प्लस आवरण। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, संधि विच्छेद है ये दोनों संधि विच्छेद कहते हैं। श्रम जल, नबतल, भुजबल। समास पहचानिए। श्रम जल, श्रम का जल, तत्पुरुष समास। नबतल, नब और थल, द्वंद्व समास। भुजबल, भुजों का बल, तत्पुरुष समास। सो देखिए ये समास है। फर्स्ट श्रम जल, श्रम का जल, तत्पुरुष समास, नब और थल। सो ये दोनों शब्दों को मिले हुए दोनों शब्द है। नेक्स्ट, इन्हें समझिए, सूचना के अनुसार कीजिए। अभाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य। अभाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य। ये उपसर्ग पहचानिए। उपसर्ग मीन्स प्रीफिक्स। एक शब्द को, एक अर्धवंतक शब्द को उसके सामने और एक शब्द या अक्षर मिलाने से क्या है, उसमें और अर्थ देने वाला शब्द के रूप में परिवर्तन होते हैं। देखिए, घर एक शब्द, इसको आगे नी रखा है, नी रखा है, नी रखने से क्या हो गया, निडर बन गए। सो एक अर्धवंतक शब्द को उसको सामने और एक अक्षर या कोई शब्द जुड़ाने से अर्थ में परिवर्तन होते हैं। सो जो मिला है उस शब्द को हम कहते हैं उपसर्ग। ये उपसर्ग, ये उपसर्ग है। सो धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, सो ये आ उपसर्ग है। अधर्म में उपसर्ग आ है, निडर में उपसर्ग ली है। सो अभाग्य में उपसर्ग आ, भाग्य को सामने, उसको शब्द के सामने और एक अक्षर रखा है, रखने से क्या हुआ है, और एक अर्थ देने वाले शब्द में परिवर्तन हो गया। अभाग्य, अनलकी। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, सो ये शब्द है, उसको हम लिख रहा है इधर अक्षरों में लिख रहा है, मात्रा का रेफकार दुर। नेक्स्ट, सौभाग्य, सो उपसर्ग क्या है, इस हर एक शब्द में अभाग्य में आ, दुर्भाग्य में दुर, सौभाग्य में सौ। नेक्स्ट, प्रत्यय पहचाने। प्रत्यय मीन्स एक शब्द के पीछे और एक अक्षर या शब्द को मिलाते हैं। सो मिलाने से क्या होते हैं, उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन होता है। शब्द के अंत में मिलाना, ये शब्द के सामने, शब्द के अंत में। सो देखिए एक बार, भारतीय, इसमें भारत को ऐड किया, इस अक्षर का मात्रा हमें ऐड किया है। तो अंत में ऐड किया है, जो अंत में मिलाया है, जो इसको कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं, भारतीय में प्रत्यय क्या है, ई प्रत्यय। मधुरता में प्रत्यय क्या है,
ता प्रत्यय मधुर और एक मीनिंगफुल शब्द है, इसको ता ऐड किया है। नेक्स्ट देखिए प्रत्यय प्राकृतिक, प्राकृति में प्राकृतिक, इसमें प्रत्यय क्या है? इक। नेक्स्ट अधिकारी, इसमें प्रत्यय क्या है? ई, अधिकार, प्रकृति प्लस इक, प्राकृतिक। नेक्स्ट भाग्यवान, इसमें प्रत्यय क्या है? वान। देखिए हमें पहला शब्द को प्रकृति, प्रकृति प्लस एक प्राकृतिक, धर्म प्लस एक धार्मिक। देखिए एक अर्धवंत शब्द को ये सब मिला है, जो मिलाया है पीछे उसको कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय, जो प्रत्यय शब्द हम निकालते समय पहले शब्द को हमें एक मीनिंगफुल शब्द में देखना चाहिए। अधिकार, अधिकारी, भाग्यवान, भाग्यवान ऐड किया, इसको मीनिंग नहीं है, सेपरेट करने से मीनिंग नहीं है। ई मात्रा है, वान एक शब्द है, इक एक शब्द है, इसको कहते हैं हम प्रत्यय। नेक्स्ट रेखांकित शब्दों का परिवर्तन, एक मंच संचित करता है, एक विशेषण, और क्या है? समुच्चय बोधक है, इसके बारे में ये ग्रामर में आता है। बच्चों आज हम कण कण का अधिकारी पाठ, कविता का पाठ पढ़ा है। कण कण का अधिकारी में क्या है? हमें बोर्ड एग्जाम में सारांश पूछते हैं, कवि परिचय पूछते हैं, और क्या है श्रम का महत्व, वो भी सारांश। और नेक्स्ट नॉन पोएम किंद కూడా అడగవచ్చు. They may ask known as a known poem, so remember the lesson name and remember the kavi name, and कवि परिचय जरूर पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट कवि परिचय। और सारांश क्या है? पोएम के आगे उसके बारे में थोड़ा देता है, वो जरूर देखना चाहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।